क्या आप किसी ऐसे प्राणी की कल्पना कर सकते हैं जो कि सिर्फ नीचे नहीं, नीच, चरित्रहीन, चोर, उचक्का, उठाईगिरी, स्वार्थी, असभ्य, अभद्र हो? और अगर आपको इसकी कल्पना करने में कोई समस्या आ रही है तो खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है कि जिस हवा में वो सांस ले उसी को गंदा करे, जिस पानी को पीने की कोशिश करता है या पानी पीता है उसमें जहर घोले। ऐसा कौन सा मनुष्य हो सकता है जो कि अपने खाने पीने में जो उसके पेट में खुद जाता है उसमें भी जहर घोलकर अपनी तबीयत खराब करने का काम करे। ऐसे जितने भी बेवकूफ के वृक्ष होते हैं और वृक्ष नहीं, जो बेवकूफ के जो वन होते हैं वो सिर्फ एक ही श्रेणी में आते हैं और उन्हें कहा जाता है मनुष्य। मानव नहीं कहा जाता, क्योंकि मानव तो एक भावना होती है। वह एक प्रकार की भावना होती है जो हर एक वस्तु के बारे में, हर एक परिस्थिति के बारे में मानविकी तरीके से, मानविकी विधियों से सोचने का कार्य करता है। विश्व में ऐसा कोई भी जीव जंतु इतना असभ्य और अभद्र नहीं होता है, न इतना स्वार्थी होता है और न ही इतना स्वतः केंद्रित होता है जितना मनुष्य होता है। क्यों? क्योंकि उसने ही अपनी पूरी सभ्यता का नाश कर दिया है। और सभ्यता का अर्थ होता है कि आप अपने पर्यावरण का कितना आदर करते हैं। और वह पर्यावरण सिर्फ भौतिक पर्यावरण नहीं होता, वह पर्यावरण होता है आपके आसपास के रहने वाली परिस्थिति। और उसका अगर आप आदर करते हैं तो आप सभ्य हैं। और वह शैक्षणिक पर्यावरण हो सकता है, वह सामाजिक पर्यावरण हो सकता है, वह मनोवैज्ञानिक पर्यावरण भी हो सकता है, वह किसी और तरह का पर्यावरण भी हो सकता है। और यह अगर पर्यावरण ऐसा होता है तो वस्तुतः उसकी स्थिति क्या होती है कि उस स्थिति का आदर करता है जो मनुष्य, तो वो मनुष्य होता है। अन्यथा वह एक निरा, नीच और चरित्रहीन व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भी भविष्य के को दांव पर भी लगा देता है। यही पारिस्थितिक असंतुलन की मूल संकल्पना है। पारिस्थितिक असंतुलन वैसी स्थिति होती है, उस प्रकार की स्थिति होती है जिसमें कि मनुष्य ऐसे वस्तु के ऊपर प्रभाव डालता है जिसके ऊपर उसे प्रभाव डालना चाहिए नहीं। और जब वह ऐसे वस्तु के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करता है जिसके बारे में उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान कैसे रहेगा? पर्यावरण के बारे में सबसे अधिक ज्ञान किसे रहेगा? प्रकृति को। और प्रकृति के बारे में सबसे बेहतर कौन जानता है? प्रकृति खुद जानती है और कोई नहीं जानता है। प्रकृति स्वतः ही उसके बारे में सबसे अच्छी तरह से ज्ञान रखने की बात करती है, ज्ञान रखती भी है। आपने इस बात को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जब पारिस्थितिकी के नियमों के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। नहीं तो इसे सामान्य संकल्पना के रूप में ले लीजिए कि मान लेते हैं मेरे पास में घड़ी है, हमने इस घड़ी को क्या किया, खोल दिया। और खोलकर इसके पीछे से भी खोल दिया। और पीछे से खोलने के बाद में एक स्क्रू ड्राइवर इसके भीतर में जोर से हमने दे मारा। तो क्या होगा? घड़ी चलनी बंद हो जाएगी। जाहिर है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो स्क्रू ड्राइवर कहां पर डालना है। हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है, हमें इस बात का इल्म ही नहीं है कि वह किस स्थान पर कहां कहां पर क्या क्या समस्याएं पैदा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर घड़ी के पीछे में स्क्रू ड्राइवर डालने का कोई भी कार्य करता और कोई भी कार्य करने की सोचता तो कहां डालता और कैसे करता? तो वह सिर्फ घड़ी साज हो सकता था, वह सिर्फ वॉच मेकर हो सकता था। घड़ी के संदर्भ में अगर कहीं सबसे अच्छी से कोई बात जानता है तो कौन है? घड़ी साज है, वह है वॉच मेकर है। तो जहां तक घड़ी की बात आती है इसको कहते हैं हु नोज बेस्ट, वॉच मेकर नोज बेस्ट है। और जहां पर पर्यावरण की बात आती है तो हु नोज बेस्ट है, इट्स नेचर दैट नोज बेस्ट। प्रकृति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ जानती है। और मनुष्य जिसके बारे में जानकारी नहीं है, और जाहिर है जहां उसकी जानकारी कम होती या होती ही नहीं है, उसी के बारे में वो सबसे अधिक मात्रा में निष्कर्ष निकालता है, उसी के बारे में वो सबसे अधिक मात्रा में जजमेंट करता है, निर्णय भी लेता है। और या बेवकूफी की पराकाष्ठा है। व्यक्तियों के बारे में भी वो कहता है कि किसी व्यक्ति से उसे लगाव है और उसके बारे में वह निष्कर्ष निकाले उसे बिना पूछे। इससे अधिक असभ्य बात कुछ हो ही नहीं सकती है। प्रकृति के बारे में उसे नहीं मालूम और उसके बावजूद भी वह निष्कर्ष निकालता है, इससे भी असभ्य बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो प्रकृति के बारे में सबसे अच्छी तरह से अगर कोई जानता है तो प्रकृति ही सबसे अच्छी तरीके से जानती है। यही है, प्रकृति ही इसमें सबसे अच्छी तरह से जानने का कार्य करती है। और अगर मान लीजिए मनुष्य ने प्रभाव डाला, मनुष्य प्रभाव क्यों डालेगा?
क्योंकि मनुष्य ही प्रभाव डाल सकता है। मनुष्य के प्रभाव के पास में वो सारे गुण है, गुण नहीं, माफ कीजिएगा, अवगुण है। उसी के पास में वह संस्कारहीनता है, जिसके वजह से वह प्रकृति के ऊपर में सबसे अधिक प्रभाव डालता है और डालेगा भी। और जब यह प्रभाव डालता है तो जाहिर है उससे पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती है, हवा की गुणवत्ता में कमी आती है, पानी की गुणवत्ता में कमी आती है, फिर उसी तरह से वृक्षों की गुणवत्ता में कमी आती है, वृक्षों के संगठन की गुणवत्ता में कमी आती है, वृक्षों के पत्तों की गुणवत्ता में कमी आती है, घास की गुणवत्ता में कमी आती है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, और कहां कहां की गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। और जब ऐसी गुणवत्ता में कमी आएगी, इसी को तो कहा जाता है पर्यावरणीय अवकर्षण या पर्यावरणीय क्षरण। इसी पहलू को कहा था। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मनुष्य जो कि एक असभ्य अभद्र व्यक्ति है, जिसके पास में चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि वह अपने ही सारे पहलुओं का नाश करना चाहता है। जिसकी कोई चारित्रिक विशेषता होगी वह ऐसा कार्य कभी भी नहीं करेगा। वह पूरे के पूरे परिस्थिति में असंतुलन पैदा कर देता है। और वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि उसका स्वार्थ सर्वोपरि है। स्वार्थो परमो धर्म, सिर्फ उसका स्वार्थ ही उसका धर्म है और वह किसी के बारे में नहीं सोचता। यह पारिस्थितिक असंतुलन सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है और दूसरा कोई भी जीव करने की स्थिति में नहीं रहता है। दुर्भाग्य सौभाग्य की बात है कि मनुष्य किसी भी अन्य जीव की तुलना में इस तरह के असंतुलन को लाने की सबसे बेहतर स्थिति में होता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य इसके बेहतर स्थिति में होता है, तो आप इस पूरे पहलू को देखिए कि क्या क्या ऐसी चीज वस्तुएं हो सकती हैं जिसके कारण वह ऐसा कार्य कर सकता है, क्यों क्यों कर सकता है, और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या क्या उसके पास में ऐसे एडवांटेज है, क्या क्या उसके फायदे हैं जिसके तहत, जिसके सहारे वह अपने पर्यावरण के ऊपर में इतना अधिक प्रभाव डाल सकता है। जैसे एक, मनुष्य की अपनी शारीरिक विशेषताएं ऐसी होती हैं। अब शारीरिक विशेषताओं में क्या होता है कि वह दो पैरों पर चलने वाला होता है। वह दो पैरों, मतलब सिर्फ दो पैर। विश्व में ऐसा कोई भी जंतु आपको नहीं मिलेगा जो कि दो पैरों पर चलेगा। और उतना ही नहीं, आप याद करके देखिए, कभी भी आपने किसी को पीठ के बल सोते हुए देखा है? हाँ, अगर आपका मन खुश बहुत होगा और आपके कुत्ते का मन बहुत खुश होगा, तो आप दोनों लोग पीठ के बल पर सोएंगे। वो अपनी टांगे ऊपर करके सोएगा, आप अपनी टांगे चित्रा कर सोएंगे। यही दोनों में समानता हो सकती है, अन्यथा और कोई बात नहीं होती है। तो यह इसलिए ऐसा मनुष्य इसलिए कर पाता है कि वो बेचारा दो पैरों पर चलता है। और दो पैरों पर चलने के कारण क्या होता है? उसके हाथ पूरी तरह से खुले हो जाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। और आप इस पूरे पहलू को देख सकते हैं इस स्थान पर कि अगर यह मनुष्य की स्थिति है इस पूरे भाग में, तो ऊपर से लेकर नीचे तक, यहां से लेकर यहां तक वो पूरी तरह से सीधा है। इन्हीं दो पैरों पर वो सीधे चलने की स्थिति चली आती है। और अगर इस जगह पे गोरिल्ला को देखेंगे तो आप देखिए इसकी स्थिति कैसी चली आती है। यहाँ पर चारों पैरों पर चलता है। चारों पैरों पर चलता है तो इसके पास में हाथ नाम की चीज नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर लिम्ब, अंग्रेजी में कहते हैं इसे फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब नाम के इसके लिए इसके पास में कोई चीज नहीं आती है। हिंद लिम्ब ही है, मतलब पीछे की है। अब इसके वजह से क्या होगा? अपने हाथ को एक खोल नहीं पाएगा। जब हाथ को खोल नहीं पाएगा तो जाहिर है पर्यावरण के ऊपर में बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव नहीं डाल पाएगा कोई भी। और पर्यावरण के ऊपर कौन प्रभाव डालता है? जिसके हाथ पूरी तरह से खुल जाते हैं। और जब हाथ पूरी तरह से खुल जाते हैं तो वह क्या क्या कर सकता है कि इस हाथ से ऊपर नीचे चढ़ सकता है, उतर सकता है, पकड़ सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मनुष्य की यही विशेषता उसे बिल्कुल ही अलग बनाती है। और यह जो अलग बनाती है वह है उसके हाथ। ये दोनों हाथ, एक हाथ, इसके इधर दूसरा हाथ है, इसके दोनों पैर। और साथ ही साथ अगर ले लेते हैं तो इसके अन्य भी चीजें हैं, जैसे दिमाग में कुछ कुछ बातें होती हैं, सिर के भीतर में कुछ बातें होती हैं, वह भी इसे इस तरह के काम देती हैं। तो एरिक पोस्चर किसी का नहीं होता है, इसी का होता, मनुष्य का ही होता है। और अगर हाथ खुला रह गया, और हाथ सिर्फ खुले ही रहने की बात नहीं आती है, हाथ खुला रहता है और साथ ही साथ जो थंब का पोजीशन रहता है, अंगूठे की स्थिति होती है, वो उल्टी होती है, तो ही वह पर्यावरण के ऊपर में कुछ कुछ कार्य भी कर पाता है। अब उदाहरण के रूप में आप लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं पेन दिया, अगर आपने किसी गोरिल्ला को दिया, चिंपैंजी को दिया, ओरांग को दिया, बंदर को दीजिएगा, और आप अपनी कल्पना मत कीजिएगा, तो सब क्या करेंगे? सब यह इस रूप में कभी नहीं पकड़ पाएगा कोई भी। ऐसा हमेशा मनुष्य ही पकड़ पाता है। वो कोई भी ऐसा जीव जंतु जो कि
सिविल सर्विसेज देने का काम करता हो और पेड़ पत्तियों पर रहता हो, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अंगूठे की स्थिति की परफेक्शन जिसे कहते हैं कि थंब अपोजिबिलिटी यहां पर आया। थंब अपोजिबिलिटी के अलावा दो और भी बातें आती है कि मस्तिष्क का बड़ा आकार। मस्तिष्क का बड़ा आकार है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य में जितने भी मस्तिष्क की जो स्थिति है वो उसमें हमेशा परिवर्तन आते गया है। अब देखेंगे चिंपैंजी से लेकर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक है, और ये जो मनुष्य की स्थिति है यह अब इसका आकार बढ़ते गया है। आप कल्पना कर सकते हैं सबसे बड़ा मुंह किसका होता होगा? बाघ का, शेर का। देखिए शेर का कितना बड़ा मुंह, आपके पूरे सर को अपने भाग में ले लेगा वो। लेकिन उसके जितना भी मसल्स होते हैं, उसके जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे के सारे मसल्स उसके जबड़े के को ताकत देने के लिए होते हैं। आपके पास में इतने मसल्स नहीं होते कि जो कि आपके जबड़े को ताकत दे पाए। आपके पास इतने ही मसल्स होते हैं जो आपके चेहरे को बेहतर बनाने का काम करें, और वही बेहतर लगता है। उसी के आधार पर तो कितने लोग अपने जीवन मृत्यु की भी बात कर लेते हैं बेचारे। तो ऐसी स्थिति आती है उस स्थान पर। अब आप ऐसा समझेंगे कि ब्रेन का जो साइज है आपके पास में, जो ह्यूमन बीइंग में होता है, मनुष्य में होता है, वह अच्छा खासा स्पेस है, और वो साइज इतना बड़ा है कि वह है कम से कम जितने भी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होंगे उससे भी अधिक मात्रा में स्पेस रखता है, और उससे भी फास्ट कंप्यूटिंग की स्थिति भी अपने पास में रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत सारी सूचनाओं का प्रसंस्करण कर पाने की स्थिति में होता है, बहुत सारी सूचनाओं को वह देख पाने की स्थिति में होता है, उस पर काम कर पाने की स्थिति में होता है। यह उसकी सबसे बड़ी बात होती है इस स्थान पर। अब चूंकि उसकी ऐसी बात आती है, इसलिए यह जो मनुष्य है, जो इंसान है, वह पारिस्थितिक रूप से अन्य जीवों से श्रेष्ठ भी हो जाता है। अब श्रेष्ठ क्यों हो जाता है? श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है कि वह अधिकाधिक सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा भी करता है अन्य जीवों के साथ में। प्रतिस्पर्धा का मतलब कि अगर मान लेते हैं एक बाघ को ही खाना मिलना चाहिए और आपको खाना मिलना चाहिए, किसी को मारना ही है, तो आप देखिए, आप उदाहरण लेंगे मेढक का। मेढक को खाने का काम कौन किया करता था? तो मेढक को खाने का, मेढक क्या करते थे? मच्छरों को खाने का काम किया करते थे नदियों में, जहां पर जल संग्रहण हुआ करता था उस स्थान पर। अब क्या किया आप लोगों ने कि खेती के लिए आपने मेढकों को मार दिया। जब मेढकों को मार दिया और मच्छर को मारने का काम मनुष्य ने कर दिया। मतलब मारना किसे चाहिए? तो मेढकों को मारना चाहिए, मच्छरों को। और मारना किसने शुरू किया? मनुष्यों ने मारना किया मच्छरों को। तो मच्छर उछल कूद करने लगे। आज तक मच्छरों का नियंत्रण कभी हो ही नहीं पाया है। उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें उनका खाना ही मिल जाता, मेढकों को खाना ही मिल जाता, और मच्छर भी नहीं बढ़ते। ये दोनों चीजें हो जाती। क्यों? लेकिन मनुष्य स्वार्थी था, स्वार्थी था। वो सारी चीजें खुद करना चाहता था, सारी चीजों को अपने ढंग से करना चाहता था। तो वह प्रतिस्पर्धा भी करना चाहता था। वह प्रतिस्पर्धा में सभी लोगों से जीत गया। अब जीत गया तो जाहिर है जो खाना चाहिए वो सबसे पहले वही ले लेता है। गाय का दूध चाहिए तो सबसे पहले मनुष्य लेता है, बछड़े को बाद में मिलता है। आपने देखा होगा गांव में बैलों को देखा होगा कि बैलों को दूध लोग देते ही नहीं है, और बेचारा बैल इधर उधर घूमते फिरते किसी न किसी तरीके से वह पल भर का बड़ा हो जाता है। उसके बाद रोड पर गुंडागर्दी करते हुए चलता है। आपने देखा भी होगा, आपने उससे इंस्पिरेशन भी ली होगी, आपने उससे सीख भी ली होगी, और कुछ कुछ लोग आप लोग ऐसा करते भी होंगे संभवतः। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो हमेशा मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। फिर मनुष्य अपने निवास स्थान पर अधिक प्रभाव डालता है। और जब हम लोग बात करते हैं निवास के ऊपर में, तो निवास का मतलब होता है कि जिस स्थान पर भी मनुष्य रहता है उसे कहते हैं निवास से। जैसे सांप अपने बिल में रहता है, पक्षियां अपने पेड़ों पर रहते हैं, बंदर, उनके बारे में तो आपको मालूम ही है, सारे वो भी पेड़ पर लटकते हुए रहते हैं, और घड़ियाल पानी के भीतर में रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहता है? तो वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग रहता है। तो जहां पर मनुष्य रहता है वह उसका निवास से हो जाता है। निवास तो उसका घर होता है। घर होता है जिसे कि आप घर कहते हैं, मकान कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, उस रूप में होता है। लेकिन वो निवास से जहां पर वह अन्य जीव जंतुओं के साथ में रहता है उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अब सोचिए, ये प्रभाव का ही तो अर्थ है कि आप इन सब चीजों को देख भी रहे हैं, और जहां पर आप बैठ कर देख रहे हैं वो भी आपका निवास है। कहीं ना कहीं किसी ने रूप में आपने उसे संशोधित तो किया ही है ना। और संशोधित किया है, वो इस रूप में आपने संशोधित किया है उसे कि वह किसी के लायक नहीं रह गया है। अब आपके घर में आकर सांप, बिच्छू, गधा, बंदर, घोड़े तो नहीं रहेंगे, ठीक? तो जाहिर है जब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तो वह आपका प्रभुत्व पड़ता, आपका वर्चस्व रहता है उस स्थान पर।
तो निवास स्थान पर आप हमेशा अधिक प्रभाव डालने की स्थिति पे रहते हैं। इसके अलावा आप उपकरण बनाने वाले जानवर भी हैं मनुष्य। अब उपकरण कैसे बनाते हैं? तो उपकरण बनाकर वो क्या काम नहीं कर सकते, इसी उपकरण को तो बनाकर मनुष्य ने क्या किया, जंबो जेट। आप सोचिए कि 30,000 टन का विमान बना जो कि हवा में उड़ता है, उसके सामने मनुष्य बौना लगता है, इतना छोटा लगता है। सुपर टैंकर कितना विशाल का है, उसी रूप में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग उसके सामने मनुष्य छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने टूल्स बनाने का काम किया, और इसी तरह के टूल्स बनाने के काम से वह कुछ अन्य चीजों को तोड़ पाता है, उसे आकार दे पाता है, उसमें शिल्प कला को कोई काम कर पाता है, या उसे तराशने का काम कर पाता है। वो किसी भी वस्तु को तराशने का काम कर सकता है उपकरणों के द्वारा, और यह निर्माणात्मक भी हो सकता है और विध्वंसक भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान के मुसलमान हैं, भारत में भी रहने वाले कुछ लोग होंगे इस रूप में ऐसे, तो आप में विध्वंस की ही मात्रा अधिक होगी और वही होगी और वैसे ही काम करेंगे आप। और अगर आप दक्षिण भारतीय के हैं तो आपने देखा होगा कि कैसी कैसी शिल्प कला उन्होंने बनाई है। तो शिल्प कला तो एक पहलू हो गया, लेकिन इसके सहारे आप खाना पीना भी बना लेते हैं अपने। अब खाना पीना बनाकर आपने क्या किया है कि उसी वही उपकरणों के सहारे आप बनाते हैं, और क्या क्या खाने पीने का भी काम करते हैं। तो पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें भी लोग खाने का काम करते हैं इस स्थान पर, जिसकी जाहिर है स्वास्थ्य की दृष्टि से इसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं इस पूरे के पूरे स्थान पर। तो वह उपकरण बनाने का भी काम करता है। इसके अलावा मनुष्य है वह दस्यु जंतु है। जब हम लोग बात करते हैं दस्यु जंतु की शब्द को देखिए, रॉबर एनिमल। रॉबर एनिमल मतलब कि वह सब चीजों को लूट लेता है। वो क्यों? क्योंकि स्वार्थी होता है, उसे अपने लिए सब कुछ चाहिए, मेरा ही है और सिर्फ मेरा ही है। वही दस्यु जानवर की निशानी होती है। और जब हम लोग बात करते हैं ये दस्यु जानवर इस रूप में, ठीक है, तो यह जो दस्यु जानवर होगा उसकी विशेषता क्या होगी कि सभी चीजों को लूट लेगा, सिर्फ अपने लिए काम करेगा। तो उस रूप में क्या क्या करेगा? वो अति फसल का काम करेगा, मतलब फसलों को लगाएगा, जमीन से जितना अधिक शोषण होना चाहिए उससे अधिक मात्रा में शोषण कर लेगा, अति फसल करेगा, अधिक चराई का भी काम करेगा। और जब हम लोग चराई की बात करते हैं तो इतना चर लेगा, मतलब उसके जो जीव जंतु हैं वो जो ही है, मतलब कि मान लीजिए जहां पर रहने चाहिए 10 पशु रहने चाहिए उस स्थान पर 100 को रख देगा। तो उन बेचारों को भूख प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? वो सब चर लेंगे उस स्थान पर, घास को पूरे जमीन से उखाड़ लेंगे। जहां पर गाय रखनी चाहिए वहां वह बकरी रख लेगा, जहां बकरी रखनी चाहिए वहां गधा रख लेगा। ये सब काम मनुष्य करते रहता है, और इसी में अपनी बुद्धि मानता है, इसी में अपना वर्चस्व भी स्थापित करने की कोशिश करता है। तो यह ओवर क्रॉपिंग और ओवर ग्रेजिंग द्वारा कार्य करता है। इसके अलावा वो बहुत सी वस्तुएं ऐसे बनाता है जो गैर उपभोग की वस्तुएं होती हैं। और गैर उपभोग का अर्थ क्या होता है? गैर उपभोग का अर्थ होता है कि वो ऐसी कुछ चीजों का निर्माण करता है जिनका उपभोग के संदर्भ में कोई कार्य नहीं हो, खाने पीने के काम में नहीं आता है। जैसे आप खुद देख रहे हैं, यह बोर्ड देख रहे हैं, यह पेन देख रहे हैं, जिसके सहारे आप जहां बैठे होंगे, जहां बैठ कर देख रहे होंगे, वो लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी खाने पीने का काम नहीं है। हाथी अगर ये लकड़ी का उपयोग करता या करती, जैसे भी आप समझ सकते हैं, जिस रूप में आप उसे आकर्षित समझते हैं, तो वह लकड़ी खाने का काम करता। आप उसे क्या करते हैं? लकड़ी को तोड़ तोड़ कर आप अपना पलंग बनाते हैं, आप अपने लिए कपड़े बनाते हैं, लकड़ी के भी कपड़े बनते हैं, कपास के भी आप कपड़े बनाते हैं। सभी चीजों से आप ये काम करते ही करते हैं, और तभी तो ऐसी स्थिति भी आ पाती है। तो गैर उपभोग की वस्तुएं का वह उपयोग करता है। जितना अधिक उपयोग करेगा प्रकृति का उतना ही नाश भी करेगा। और यह जो गैर उपभोग की उपयोग की वस्तुएं होती है वह जितना अधिक करता जाएगा उतना ही अधिक उसमें नुकसान भी होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अन्य जानवर मनुष्य के अलावा ऐसा काम नहीं करता है, कोई भी नहीं। कोई भी जीव जंतु इस रूप में विध्वंस नहीं करता जिस रूप में मनुष्य करता है, और मनुष्य करने की क्षमता भी रखता है और करने की मंशा भी रखता है। इसके अलावा मनुष्य ने क्या किया है कि वह इवोल्यूशन का, उद्विकास का, क्रम विकास का, उद्भव का वह एक एजेंट भी है। एजेंट है मतलब कि वह उल्टा पुल्टा काम कर सकता है। और क्या क्या उल्टा उल्टा काम कर सकता है आप समझ सकते हैं इस स्थान पर। सबसे पहले कि उसने विकास की पूरी दिशा ही बदल दी, पूरी तरह से इसकी दिशा ही बदल दी है विकास की। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि विकास की दिशा बदल दी है, दशा बदल दी है, दोनों दिशा और दशा दोनों कैसे है, तो कहां क्या लगाना चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए, क्या लगा दिया। आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में उस स्थान पर जहां पर ओक के वृक्ष लगाने थे,
वहां पर उस स्थान पर जो आपके ऐसे ही सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किए हुए विद्यार्थी गए और अहंकार में चूर कि चूंकि आप उस स्थान के डिस्ट्रिक्ट में से कुछ ही, आपने ओक के सारे पेड़ हटा के उस जगह पर क्या लगा दिया, पाइन लगा दिया। आपने उस जगह पर क्रम विकास में आपको उसे बदल दिया। क्रम विकास के सहारे इन लोगों ने और क्या क्या काम किया। अमेरिका में कुछ क्या किया, बेवकूफ के वृक्षों ने क्या किया कि बाघ को और शेर को, दोनों लोगों को कह दिया कि अच्छा आप लोग आपस में प्रेम कर लीजिए। उससे क्या एक बन गया, लाइगर बन गया। टाइगर, लायन नहीं, टाइगर भी नहीं, लायन का आधा LI लाई मतलब और गर, तो लाइगर बन गया। आधा आधा बाघ और आधा शेर बन गया। आप सोचिए कि अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने ये ऐसा किया। दो बेचारे बाघ और शेरों को मिलाकर उसको उन्होंने क्या कह दिया, बिल्कुल नई चीज बना ली वहां पर। अब उसका व्यवहार कैसा होगा कैसा नहीं, वो तो बेचारा सीधा साधा है जो एक लाइगर है, लेकिन अगर दूसरा काम किया होता और दूसरा ऐसा बन जाता तो क्या कर सकता था, उसको कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर में किसका नियंत्रण रहेगा। तो यह कोर्स ऑफ इवोल्यूशन है। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन का ही मतलब हो जाता है कुछ चूहों को लाकर नॉर्वे से भारत में लेके चले आए हैं, जहाजों के सहारे लेके चले आए हैं। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन का ही मतलब है कि जो जलकुंभी है वो कहां से आया, तो कोलंबिया से आया, भारत में आ गया। उसी का मतलब है कि लांताना घास का जो है, तो लांताना घास कहां पर आ गई, कहां से कहां पर आ गई, तो आप सोचिए ये भी कोलंबिया से इस स्थान पर आ गई। तो इन सब चीजों में क्या किया उन लोगों ने, क्या किया है कि अलग अलग पेड़ को लगाकर, पेड़ को, जीव जंतुओं को लाकर इस स्थान पर पूरी तरह से उसका क्रम बदल दिया है। इसके अलावा मानव निर्मित इन्होंने निवास्य का। अब मानव निर्मित निवास से मतलब कि जो इन्होंने किस चीज का निर्माण किया इस स्थान पर, निवास्य का। तो ये जो निवास्य होता है कृषि जैसे है, तो क्या हुआ, मानव निर्मित निवास्य है। और जब हम लोग बात करते हैं कि कृषि मानव निर्मित निवास्य है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि मनुष्य ने उसका निर्माण किया। सब पेड़ पौधे ही है, जीव जंतु भी है, लेकिन वो जीव जंतु जिसे मनुष्य चाहता है, वो जीव जंतु नहीं जो कि प्रकृति का अनुकूल है। वह सारे जीव जंतु जिसे मनुष्य चाहता है और मनुष्य के वह अनुकूल है। इसके अलावा इसका वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि वितरण पर प्रभाव पड़ता है, तो वितरण पर प्रभाव का मतलब मनुष्य ही तो प्रभाव डालता है, और यहाँ के जानवर को वहां, वहां के जीव जंतुओं को वहां। अब आप देखिए इस पूरे पर घोड़े सबसे पहले कहां पर पाए जाते थे, अरब। अरब नाम ही पड़ा अरब, अरब मतलब कि घोड़े, अरब से पड़ा हुआ भ्रंश हुआ अरब, अरब। और अरब से घोड़े कहाँ आए, भारत में आए। वहां से वही नहीं गए, वहां से वो अन्य अन्य स्थानों पर भी गए। तो उस स्थान पर भारतीय लोगों ने देखा था कि सबसे अधिक मात्रा में घोड़े हुआ करते थे। तो यह मानव निर्मित निवास वितरण पर उन्होंने क्या प्रभाव डाला कि उसको लेकर यह भारत में चले आए। अब किसी भी जीव जंतु को लेकर चले आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप एक जीव जंतु को लेकर चले आए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर चले आए, और उस जीव जंतु का भारत में कोई दुश्मन नहीं है। अन्यथा हर एक का होता है, हर एक का दुश्मन प्रकृति में होता ही होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो आपके आसपास के लोग ही होंगे, आप समझेंगे। तभी तो आप इतना कार्य कर रहे तत्पर होते हैं इस पूरे पहलू पर। आप वास्तविक रूप में अपने मन को टटोल के देखेंगे तो कुछ लोगों को छोड़कर आपको बहुत लोग प्रेम भी नहीं करते होंगे। सभी लोग आपके पीछे ही लगे रहते होंगे कि अब कहां मौका मिला कि इसे थोड़ा नीचा दिखाया जाए, इसका नुकसान किया जाए। मनुष्य ही ऐसा कर सकता है और वही ऐसा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अन्य जीव जंतु ऐसा नहीं करते हैं। तो वो क्या करता है, अन्य जीव जंतुओं को इधर उधर खिसका देता है, ऊपर नीचे कर देता है, कहीं बदल दिया, घोड़े की जगह पर गधे को रख दिया, गधे की जगह घोड़े को रख दिया। और मान लीजिए कोई बाहर से लेकर जंतु आए जिसका कोई दुश्मन यहाँ पर नहीं है, तो उसकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है। और मात्रा में वृद्धि क्यों होगी, इसलिए कि उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन यहाँ पर होता ही नहीं है इस स्थान पर। इसके अलावा पालतू बनाने का भी कार्य करता है। अब लैब्राडोर सोचिए कुत्ता कहाँ का है, तो कनाडा का है, उसे भारत में लेकर जाए, ये मान लेते हैं कि बहुत ही प्यारा होता है, शक्ल सूरत उसकी बहुत ही प्यारी होती है, बहुत प्यारी प्यारी हरकतें भी करता है। और तो और उस बेचारे हस्की को भी, जो साइबेरिया में होता है, उसको भी लेकर भारत में लोग चले आए हैं। अब गर्मी के दिनों उसे एयर कंडीशन में रखते हैं, इसलिए कि उन्हें देखने पर वह बहुत प्यारा लगता है और बहुत प्यारी प्यारी हरकतें भी करता है। लेकिन बेचारे कष्ट देखिए। अब इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव इसका नुकसानदेह ही होता है। किसी भी ऐसे जीव जंतु को लाते हैं और उसको पालतू बनाने का काम करते हैं यहाँ पे कहीं से भी लाकर, तो पर्यावरण में आप एक नया स्वरूप ही डालते हैं उस स्थान पर। इसके अलावा मनुष्य सबसे अधिक गंदा जानवर है वह एनिमल है, भले होमो सेपियंस लेकिन एनिमल ही है। या और सबसे गंदा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी जानवर
कोई भी जानवर कुछ भी खाता पीता है, अगर उनको छोड़ दीजिए, वो कप प्लेट में नहीं खाते हैं, वो बोतल में नहीं खाते हैं, वो कटोरा कटोरी में नहीं खाते हैं, वो चम्मच से नहीं खाते हैं, वो प्लास्टिक में भी नहीं खाते हैं, और नहीं तो वो खाना तलकर खाते हैं। जैसा होता है वैसे ही खाते हैं, और खाने के बाद में जो उनसे बेचारे से खाए नहीं जाते उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि अन्य जीव जंतु खा लेते हैं। आप सोचिए कि एक गाय भैंस कहीं पर भी किसी स्थान पर मर गई, कोई भी जीव जंतु मर गया, उसको खाने का काम कौन को हो सकता है? शेर ने खा लिया है। उसका जो बाकी बचा उसको हायना खा लेंगे, फिर उसके बाद जो बाकी बचा रहेगा उसे चील कौवे खा लेंगे, फिर जो बाकी बचा रहेगा उसको माइक्रो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको खाकर साफ कर देंगे बिल्कुल, और वो जगह जो हो जाएगी बिल्कुल साफ स्वच्छ सुंदर हो जाएगी, जैसे थी पहले वैसे हो जाएगी। बाकी जो हड्डी होंगे उसे जंगली कुत्ते उधर ले जाकर उसको सब जगह विषित कर देंगे। कुछ कुछ है, अगर आप जंगलों में रहते हैं और घुस के चले गए हैं तो कुछ लोग आपके घर के भीतर में भी लेकर चले आएंगे। आप समझ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो उसे आप रख भी सकते हैं उस पारे को, और कुछ कुछ लोग ऐसा काम करते भी हैं। तो यह क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? जैविक और सिंथेटिक कचरे का उत्पादन करता है। आपने प्लेट में खाया, छोड़ दिया, प्लास्टिक का प्लेट खराब होगा। आपने चश्मा पहना, चश्मा अंततः क्या होगा? या अंततः क्या होगा? पर्यावरण में जाएगा, प्लास्टिक का बना हुआ या सिरेमिक का होगा, ये गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, पर्यावरण को खराब ही करेगा। चश्मा का शीशा भी खराब करेगा, यह घड़ी भी खराब करने वाला है इस स्थान पर, यह माइक भी खराब करने वाला है, यह बोर्ड भी खराब करने वाला है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे कि आप देख भी रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं तब भी वो भी खराब करेगा। और इतना ही नहीं, आप अगर कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो वो भी खराब करेगा। सब कुछ पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो ये कचरे का उत्पादन कोई जीव जंतु नहीं करता, हाथी नहीं करता, शेर नहीं करता है, बंदर तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा इन बातों को? जनसंख्या में सतत वृद्धि वाला यह जानवर है। क्यों? क्योंकि यह 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, और यह अगर अलग अलग लोगों की बात कर ले तो आपको पता होगा कि भारत में एक समुदाय है जो कि एक साथ में 15-15 20-20 बच्चे भी पैदा करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के ऊपर उन्हें कब्जा करना है, भारत के लोगों को प्रताड़ित करना और जिहाद यहाँ पर लाना है। तो अब सोचिए कि उन स्त्रियों का क्या हाल होता होगा जो कि ऐसे 12 15 20 बच्चे पैदा करती होंगी इस स्थान पर। तो यह वृद्धि है, और पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में वृद्धि किसकी हो रही है? तो मुसलमानों की वृद्धि हो रही है। मतलब 7.7% की दर से वो वृद्धि हो रही है, और वृद्धि इसीलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया पर वो कब्जा कर पाए। यह उनके शीर्ष में लिखा हुआ, ये अच्छी या बुरी बात है उसके बारे में हमारी बात नहीं है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा उन्हीं की है। मनुष्य भी है वो, जाहिर है होमोसेपियंस तो है ही है, और उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो अपने साथ में 15-20 नहीं, वो 40-45 बच्चे ही पैदा कर सके इस स्थान पर। तो मनुष्य ही जनसंख्या की दर में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला जीव जंतु है। और इसकी वजह से क्या होता है कि संसाधनों पर दबाव पड़ता है, और संसाधनों पर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि वो संसाधन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वो संसाधन इस लायक होते ही नहीं है कि वह फिर मनुष्य की मदद भी कर पाए। अब यह जो प्रभाव पड़ता है मनुष्य का, तो मनुष्य का प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य के प्रभाव की वजह से क्या होता है? प्रकृति पर मनुष्य के प्रभाव की वजह से होता क्या? कुछ कुछ प्रभाव होते हैं जो कि क्षणिक प्रभाव होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया जलकुंभी का, कुछ लाया बाहर से लेकर आया, ये एक्सोटिक की स्पीसीज है यहाँ पर, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ क्षणिक पड़ेगा। कुछ और भी जीव जंतु को लेकर पेड़ों को आएंगे, उसका प्रभाव भी कुछ क्षणिक पड़ेगा। तो जो प्रभाव पड़ता है वो कुछ क्षणिक हो सकता है और कुछ हो सकता है दीर्घकालिक, मतलब वो पड़ते ही जाए और इतना अधिक पड़े कि अंततः पूरा पर्यावरण भी पूरी तरह से बदल जाए और बदलने की स्थिति में भी आ जाए। तो ऐसी ही स्थिति आती है। तो मतलब इससे क्या होता है कि दीर्घकालिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, और यही दोनों परिवर्तन लाकर मनुष्य अपने पूरे पर्यावरण को संशोधित कर देता है। छोटे छोटे परिवर्तन तो करते ही रहता है, पेड़ पौधे छोटे छोटे लगा ले वो अलग बात है, लेकिन इसी कारण से उतना अधिक उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर दिया है कि आज देखिए सभी लोग किसके बारे में बात करते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन के बारे में बात करते हैं। सबसे अधिक उन्हीं के बारे में बातचीत होती है, और यह बातचीत इसलिए अधिक होती है क्योंकि यह भूमंडलीय तापन अंततः उनके काल का कारण भी बनेगा।
तो मनुष्य कहाँ कहाँ पर प्रभाव डालता है और किस किस रूप में यह प्रभाव वह डाल सकता है, किस किस रूप में वो प्रभाव डालने की स्थिति में भी रहता है और कैसे वो प्रभाव डाल सकता है। अब वो प्रभाव कहाँ डाल सकता है, तो जलवायु पर डाल सकता है। जलवायु पर एक प्रभाव पड़ता है इसका। और जब हम लोग बात करते हैं कि वह एक तरह का प्रभाव है, यहाँ पर दूसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो दूसरा प्रभाव पड़ सकता है कि जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि भूमंडलीय तापन, ओजोन होल, ये जलवायु प्रभाव हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं कि वायुमंडल के ऊपर में, तो देखिए वायुमंडल के संगठन को कैसे बदलेगा, अम्लीय वर्षा होने की वजह से, प्रदूषण की वजह से बदलेगा। और क्या होगा, अर्बन हीट आइलैंड जिसको कहते हैं नगरीय दुश्मन द्वीप प्रभाव। इसके तहत में क्या होगा कि नगरों के तापमान में वृद्धि होगी। भूमि पर प्रभाव क्या पड़ सकता है कि परित्यक्त भूमि का निर्माण होगा। परित्यक्त भूमि क्या होती है, एक ऐसी भूमि जिसका आपने उपयोग किया, दुरुपयोग किया और उसको उसके आपने आपने से छोड़ भी दिया, बिना उसका उपचार किया हुआ परित्यक्त भूमि हो जाती है, बंजर भूमि हो जाती है। भूमि कभी बंजर नहीं होती, मनुष्य ही बनाता है। मनुष्य ने ही सारा कुछ गड़बड़ी करने का काम ही किया है, अन्य प्रकृति बंजर भूमि कभी नहीं बनाने का काम करती है। और अगर मान लीजिए बनाई है प्रकृति ने, तो आप वहां जाकर बसते क्यों हैं। होता क्या है कि कहीं पर किसी स्थान पर मनुष्य, कोई भूमि मनुष्य के उपयोगी नहीं है, मनुष्य उस जगह पे जाते हैं और शोर भी मचाना शुरू करते हैं, अरे देखो यहाँ की तो भूमि के बिल्कुल बंजर है, कोई काम नहीं होता है। फिर सरकार को दोष देने लगते हैं, मोदी साहब को दोष देने लगते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं, जबकि पता भी नहीं चलता कि कहाँ से ऐसी बात आई, उन्हें जरूरत भी क्या थी। अब बाढ़ में किसी स्थान पर चले जाएंगे और बाढ़ वाले स्थान पर जाकर घुस जाएंगे, जैसे कोसी में किया उन्होंने, और फिर कहते हैं कि बाढ़ भी चली आती है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति ज्वालामुखी के ऊपर बैठ जाए और कहीं कह रहे नीचे से तो गर्म लग रहा है, आप सोचिए उसकी स्थिति देखिए, क्यों अब नीचे से ठंडा थोड़ी लगेगा बेचारे को। तो यह स्थिति चली आती है। इसके अलावा अब भूमि पर प्रभाव क्या पड़े, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अपरदन हो सकता है, लाठीकरण हो सकता है, लवणीकरण हो सकता है, नमक की मात्रा अधिक हो सकती है, उसके ऊपर की परत बर्बाद हो सकती है। और पानी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रदूषण बढ़ सकता है, बांध बना सकते हैं उस स्थान पर। सुपोषण की स्थिति मतलब कि उसमें अच्छी खासी मात्रा में जो पोषण तत्व है उनकी मात्रा अधिक हो जाए। आप समझे, ये तो अच्छी बात है, पोषण तत्व अधिक हो जाएंगे। आपके शरीर में अगर पोषण तत्व अधिक हो जाएगा, विटामिन अधिक हो जाएगा, तो आपका शरीर रोगों का घर हो जाएगा और संतुलित रहता सब कुछ, तभी बेहतर होता है। और कोई भी वस्तु, आपको ध्यान होगा, कोई भी वस्तु अगर अपने आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या होती है, क्या उसमें परिवर्तन है, तो वो जहर बन जाता है और यही इसका स्वरूप होता है। फिर निर्वनीकरण। निर्वनीकरण, वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वनों को काटने की बात करी जाती है। मरुस्थलीकरण, या उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या हो जाता है इस स्थान पर कि आपने उसे, उसकी उत्पादकता को इतना नष्ट कर दिया कि अब उसके ऊपर में कुछ भी नहीं हो सकता है। अब कितने तरीकों से हो सकता है, पेड़ों को काटकर हो सकता है, उस स्थान पर आग लगाकर हो सकता है, उस स्थान पर प्रदूषण फैलाकर हो सकता है। ये सारा कुछ मरुस्थलीकरण के स्वरूप में चला आता है। फिर जीव जंतुओं पर क्या, कि नए जानवरों का पोषण और नई जातियों की प्रविष्टि। अब नई जाति आप लेकर कहीं से चले आए, जैसे अब इस स्थान पर हम लोग चीता लेकर आ रहे हैं, तो नई जाति नहीं है, चीता चीता हुआ करता था। हम लोग इसे वापस इसे करेक्ट करने का, इसे वापस ठीक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई एक नया जानवर लेकर आए, एक ऐसा जानवर जो कि भारत में कभी रहा ही नहीं है, उसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। प्रकृति में हर एक का दुश्मन होता है, वो तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जलकुंभी बढ़नी शुरू हो गई है, जैसे लांतना घास बाहर की थी वो बढ़नी शुरू हो गई इस स्थान पर। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके बढ़ने से ऐसी स्थिति आई, तो इनके बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि बढ़ते 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 इन्होंने क्या किया, एक वीट का, खरपतवार का रूप धारण कर लिया। और यही खरपतवार अंततः किसके लिए, हम सभी लोगों के लिए नाशक भी रहा है। आपको ध्यान होगा कि इतने अधिक प्रकार के प्रभाव मनुष्य डाल सकता है, और यह तो कम हुआ। मतलब अगर इन प्रभावों का सूक्ष्म अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको मालूम भी चल पाएगा कि ये प्रभाव कितने अधिक है, उनके दूरगामी परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं और कितने तरीके के हो सकते हैं इनके दूरगामी परिणाम। और जब हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य ही ये प्रभाव डालता है, तो मनुष्य ही है, मनुष्य अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, अपनी मानसिकता का भी, अपने शरीर का भी, अपने भविष्य का भी, अपने बच्चों का भी भविष्य का भी। इस पूरे के पूरे बात को आप देखेंगे तो पूरे विश्व में अगर किसी को सबसे अधिक शांति पसंद आती है तो जीव जंतुओं को, किसी में सबसे अधिक संस्कार है तो जीव जंतुओं में, किसी में सबसे अधिक सभ्यता है तो वो जीव जंतुओं में, और जीव जंतुओं में
सबसे गया गुजरा, सबसे नीच, सबसे चरित्रहीन, सबसे असभ्य अभद्र जीव सिर्फ मनुष्य ही होता है। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.